हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानी जोन में। आज हम देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। तो ये है, हम मैटर इन सराउंडिंग्स को 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने लेक्चर देखा था, उसके बारे में ये टॉपिक देखा था, अभी मैं आपको बताऊंगा। आज पार्ट 2 का लेक्चर हम कर रहे हैं और पार्ट 3 में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो कोई भी चीज जो कि जगह छेकती है और जिसका कुछ एक वजन है, उसे हम मैटर कहते हैं। मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद हमने देखा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या था कि मैटर, पहला था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा था कि दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, और हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स मैटर के क्या थे? पहला था मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और तीसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे। मैटर के 3 स्टेट्स थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था कि उसमें जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास थे, उनमें ज्यादा काफी प्यार था उनके पार्टिकल्स में, इसीलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था और इसीलिए वो पास थे। लिक्विड के पार्टिकल्स में उतना प्यार नहीं था, तो वो थोड़े थोड़े दूर दूर थे और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि कम था इसलिए दूर दूर थे। गैस के पार्टिकल्स में प्यार बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो दूर दूर, एकदम ही दूर दूर रहते थे। सॉलिड में हमने क्या देखा था कि उनका एक डेफिनेट शेप होता है, उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट बाउंड्री होती है और वो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। लिक्विड में क्या था, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं था बट वॉल्यूम उनकी डेफिनेट थी। वो मीडियम कंप्रेसिबल थे, थोड़े से कंप्रेस थे। कंप्रेस क्यों थे? क्योंकि ये जो बीच में उनके जो स्पेसेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उसकी वजह से उनकी थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी थी। गैस के केस में हमने क्या देखा, चूंकि यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा है तो इसीलिए वे हाईली कंप्रेसिबल थे। इनका भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और डेफिनेट शेप तो बिल्कुल भी नहीं है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट। तो आपने पानी को, जो कि एक नॉर्मल वाटर है, उसको आपने नॉर्मल लिक्विड स्टेट में तो जरूर देखा है, और फ्रिज में जब हम उसे डाल देते हैं तो वो सॉलिड बन जाती है, यानी आइस, उस फॉर्म में भी देखा है आपने। और जब उसे हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो वाटर वेपर यानी कि गैस में बन जाती है। चेंज ऑफ स्टेट जो है वो 2 कारणों से हो सकता है। पहला, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि हम इसमें हीट देते हैं तब, और दूसरा प्रेशर, जब उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या प्रेशर रिलीज करते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट बेसिकली इज ड्यू टू 2 रीजंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए अब देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू टेम्परेचर कैसे होता है। तो जब हमारे पास एक सॉलिड होता है, उसमें जब हम एक हीट देते हैं तो वो लिक्विड में बन जाता है। कहने का मतलब है कि सॉलिड में जब हम एक हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी प्रकार लिक्विड को भी जब हम हीट करते हैं, उसमें हीट देते हैं, तो वो गैस में बन जाता है। एक साधारण एग्जांपल से देखिए, आपके पास जब बर्फ होता है, हमारे पास जब बर्फ होता है, नॉर्मल आइस क्यूब, उसको जब हम थोड़ा गर्म करते हैं या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही जब लाते हैं, यानी उसमें हीट मिलता है उसको हीट, तो वो एक लिक्विड बन जाता है, मतलब वो वाटर बन जाता है। वो आइस से वाटर बन जाता है, और वाटर को जब हम हीट करते हैं, जब हम उबालते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। सॉलिड से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से जो गैस बनने का प्रोसेस है, इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं।
उसी प्रकार उल्टे डायरेक्शन में यदि हम देखें, यदि कोई गैस है उसको यदि हम कूल करेंगे, मान लीजिए हम उसको कूल कर रहे हैं, तो वो गैस से लिक्विड में बन जाएगा। लिक्विड को जब हम फिर से कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जब भाप होता है उसको हम यदि ठंडा कर देते हैं, मान लीजिए कभी जब हमने देखा है कि किसी बर्तन में जब पानी उबलता है, भाप निकलता है, उसके ऊपर हम जब एक ठंडी कोई प्लेट रख देते हैं तो वो भाप जो है लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो गैस से हमारा लिक्विड बन जाता है जब उसको हम ठंडा करते हैं। और लिक्विड को जब हम, मान लीजिए हमारा जो वाटर है उसको जब हम रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख देते हैं, यानी उसको हम ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, मतलब लिक्विड से आइस बन जाता है। गैस से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड बनने का जो प्रोसेस है इसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। आइए अभी फेनोमेनन को, इन प्रोसेसेस को एक बार डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं मेल्टिंग को। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग इज अ प्रोसेस of change of state from solid to liquid। सॉलिड से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही हम मेल्टिंग बोलते हैं। यानी हिंदी में यदि हम बोले तो एक ठोस से जब एक तरल में वो बन जाती है, जिस प्रोसेस से, उसे हम मेल्टिंग या गलना बोलते हैं। हम बोलते हैं ना आइसक्रीम पिघल गया, तो पिघलना बोलते हैं। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। चलिए अब हम देखते हैं कि मेल्टिंग के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो पास पास रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं पास पास। बट जब उसमें हम हीट देते हैं, थोड़ा सा जब इसमें हीट देते हैं, तो हीट देने की वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब हम इसमें हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज करता है, तो इन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी राइज करने लगता है। तो एनर्जी राइज करने की वजह से क्या होगा, मान लीजिए आपने अभी कुछ खाया है, आपने ग्लूकॉन डी पी लिए है, तो आप में एनर्जी आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप तेज दौड़ेंगे, आप घूमें, मतलब आप में एनर्जी आ जाएगी, आप चार्ज हो जाएंगे। तो उसी प्रकार इन पार्टिकल्स में भी जब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब इनकी बढ़ती है तो ये बहुत तेज आपस में घूमने लगते हैं, आप इनका वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच उसको तोड़ने लगते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की वजह से ये दूर दूर होने लगते हैं, ये पास पास नहीं रहते हैं, अब ये एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो जब जैसे ही ये दूर होते हैं, लिक्विड में हमने देखा था कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है हीट देने की वजह से कि जब उनके जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स जितने दूर दूर हो जाते हैं, तब वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि सॉलिड में जब हम हीट देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पहले बात तो बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट ये कोई पॉइंट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। तो इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर at which a solid is converted
into liquid at normal atmospheric pressure. मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर इस सॉलिड को हीट किया जाएगा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पहुंचेगी तो ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और प्रेशर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना, जो एयर का होता है वो प्रेशर होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहली बात है ये आपको बता दूं कि इट्स मिनिमम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, इट्स अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है, आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल देने हैं और उसमें उसको एक बर्नर से हीट करना है और उस बीकर में थर्मोमीटर भी डाल के हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जैसे हमने हीट करना शुरू किया, आइस जो है वो पिघलना शुरू हुई, मेल्ट करना शुरू हुई, धीरे धीरे लिक्विड में फॉर्म किया। उस टाइम हमने टेम्परेचर नोट किया, टेम्परेचर उस टाइम हमने रिकॉर्ड किया। फिर जैसे जैसे हम हीट किए जा रहे हैं, आइस मेल्ट होती जा रही है, कुछ आइस है कुछ लिक्विड है, हमने उस टाइम भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। तो हमने पाया है कि टेम्परेचर जो है बोथ केस में टेम्परेचर सेम है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बोथ केस में टेम्परेचर हमारा सेम आ रहा है। तो ये कैसे होता है, हम उसको हीट दिए जा रहे हैं, हम आइस में हीट दिए जा रहे हैं, फिर भी इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो हीट आखिर जा कहाँ रहा है? वो हीट क्या गायब हो जा रहा है? वो क्या हिडन है, जरा हीट छुप जा रहा है? ऐसा कैसे होता है? तो इसको समझाने के लिए आपको एक चीज मैं बता दूं, एक होता है लेटेंट हीट। जी हाँ, वो हीट बिल्कुल गायब ही हो जा रहा है, लेटेंट हो जा रहा है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिप जा रहा है वो हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? तो लेटेंट हीट जो है वो आपको सॉलिड से लिक्विड बनने में, जो चेंज ऑफ स्टेट करने में के टाइम वो हीट यूज हो रहा है। तो वो हीट जो है बेसिकली आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए हीट जो यूज हो रहा है, उसे ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट का अब हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। चलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहते हैं। तो हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बेसिकली। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कहने का मतलब है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और इस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इसमें नोट करने वाली बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए और सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे ही ये काउंट करेंगे। सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में जितने हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब आपको यहां पर मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ये है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो टेम्परेचर को हम एक्चुअली 2 स्केल में मेजर करते हैं। पहला होता है डिग्री सेंटीग्रेड में और दूसरा होता है केल्विन में। ध्यान दीजिएगा, केल्विन में डिग्री नहीं लगता। सेल्सियस और केल्विन को हम कन्वर्ट करने का तरीका होता है केल्विन इज इक्वल टू जो टेम्परेचर है इन सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये याद रखिएगा
केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमको केल्विन में निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस मेरा कितना है? 30 डिग्री। उसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारा केल्विन में आ जाएगा। तो केल्विन में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 303 केल्विन। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वाटर जब है, उसको एक बीकर में रखा है हमने, और उसको यदि हम हीट करते हैं तो क्या होगा? हीट करेंगे तो धीरे धीरे हमने देखा है, घर में हम देखते ही हैं, पानी को जब हम उबालते हैं, हीट करते हैं उसको, तो वो उबलना चालू हो जाता है। उबलने से क्या होता है? उसमें से वाटर वेपर्स, जो भाप होते हैं, वो निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? मान लीजिए जब आप हीट दे रहे हैं, इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें जब हीट आप जैसे ही पानी को देते हैं तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आप हीट देते जा रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और एक टेम्परेचर पे जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि वो जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको वो तोड़ने में कामयाब होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स को वो ब्रेक करने में कामयाब होते हैं, और वो ब्रेक करके वो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट में बताया था, इट्स अ मिनिमम टेम्परेचर at which liquid starts boiling is called boiling point। यहां पर ध्यान देने की है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही बॉइलिंग पॉइंट भी एक मिनिमम टेम्परेचर है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट होते हैं। लिक्विड जब बॉयल होना स्टार्ट होती है उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहां पर भी आपका लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसे कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वही होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू चेंज इनटू गैस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताइए आप मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको आप केल्विन में मुझे कन्वर्ट करके बताइए, ये केल्विन में क्या होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो केल्विन में जैसा कि आपको मैंने बताया था, डिग्री सेल्सियस में जो होता है उसमें 273 ऐड कर देंगे हम। तो डिग्री सेल्सियस में हमने बताया आपको 100 है, 273, तो केल्विन में आपको बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 373 केल्विन। डिग्री नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखें। अभी तक आपको मैंने बताया कि सॉलिड को हम जब हीट देते हैं तो लिक्विड बन जाता है वो, और लिक्विड को जब हीट देते हैं तो वो गैस बन जाता है। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि जहां पर सॉलिड को हीट देने से वो लिक्विड का जो स्टेज है उसको स्किप कर जाता है और डायरेक्ट गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपके घर में कपूर होगी जो कि पूजा वगैरह में यूज होती है, और कपड़ों में हम नैप्थलीन डालते हैं, नैप्थलीन। कैम्फर
या नेप्थलीन, इसको जब हम हीट करते हैं, थोड़ा सा भी हीट देते हैं, तो ये डायरेक्ट गैस में बन जाता है। सॉलिड से ये डायरेक्ट गैस में बन जाता है। तो सॉलिड से जब कोई भी मैटर यदि डायरेक्ट गैस बन जाए तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। रिवर्स प्रोसेस भी होता है। कैंपर के जो धुएं हैं उसको यदि हम ठंडा करेंगे तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। सॉलिड से यदि गैस बनता है डायरेक्ट तो सब्लिमेशन, और गैस से यदि वो सॉलिड बन गया तो डिपोजिशन। अब आगे हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू प्रेशर कैसे होता है। आपको मैंने बताया था कि ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं आपस में, और लिक्विड के पार्टिकल्स जो है थोड़े पास होते हैं। अब मैं मान लीजिए इस पर एक प्रेशर अप्लाई करूं एक पिस्टन के सहारे से, इसमें प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो ये क्या होगा, इसको जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास आने लगेंगे। प्रेशर अप्लाई कर दिया मैंने मान लीजिए इस पिस्टन के सहारे से, तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े पास पास आ जाएंगे। पास पास आने की वजह से एक टाइम पर वो इतने पास आएंगे कि जितने पास लिक्विड में होते थे, तो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और यदि हम उसको फर्दर और प्रेशर अप्लाई करते रहे, और मान लीजिए हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, तो वो ऐसा भी होगा कि वो पार्टिकल्स इतने नजदीक आ जाएंगे कि वो सॉलिड जितने नजदीक हो जाएंगे। तो प्रेशर की वजह से यहां हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस से वो सॉलिड लिक्विड में बन जाता है, और लिक्विड से सॉलिड में। रिवर्स भी प्रोसेस ट्रू है। किसी भी सॉलिड से यदि हम प्रेशर को रिलीज करेंगे तो वो लिक्विड में बन जाएगा, और लिक्विड से गैस में बन जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। आपने गैस की लाइटर देखी होगी। गैस की लाइटर में जो लिक्विड होता है वो एक्चुअली पहले वो गैस फॉर्म में रहता है, बट उसको प्रेशर के जरिए उसको उस लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। गैस के लाइटर के यदि आप थोड़ा प्रेस करेंगे तो कोई लिक्विड नहीं निकलेगा। वो लिक्विड जो है वो प्रेशर जैसे ही रिलीज करेंगे वो लिक्विड से गैस में फॉर्म हो जाता है। चलिए, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए। विच इज मोर हॉटर, बॉइलिंग वाटर या वाटर वेपर? दोनों में से ज्यादा गर्म कौन होता है? दोनों का टेम्परेचर हालांकि 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री है, और जो वाटर वेपर जो जाता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो दोनों में से ज्यादा हीट किसमें होगा, ये हमें बताइए। नहीं बता पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, मैं बताऊं आपको। वाटर वेपर में आपका हीट ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉइलिंग वाटर में आप लेटेंट हीट दे रहे हैं, तभी तो वाटर वेपर बन रहा है। तो वो लेटेंट हीट जा कहां रही है? लेटेंट हीट की वजह से ही वाटर वेपर में आपको ज्यादा हीट होगा कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूं। इवेपोरेशन। आपने जरूर देखा होगा कि सरफेस पे लिक्विड पड़ी रहती है कभी हमारे घरों पे, और थोड़ी देर बाद या शाम तक वो लिक्विड सारे सूख जाती है, छोटे हो के लिक्विड एक टाइम पे गायब हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या है? इट्स अ फेनोमेनन, एक घटना है ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर below its boiling point। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, below its boiling point, boiling point के नीचे ही।
यदि बॉइलिंग पॉइंट पे यदि वो करे तो वो बॉइलिंग हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या है? ये घटना है कि जब कोई लिक्विड जो है वेपर में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही जब कोई लिक्विड एक वेपर में ट्रांसफॉर्म होती है तो उस फेनोमेनन को, उस घटना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कपड़े आप सूखने देते हैं तो कपड़ा सूख कर जो लिक्विड है वो सारे वेपर बन के उड़ जाते हैं और कपड़ा आपका जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो यही वो प्रोसेस है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इवेपोरेशन जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो पहला है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। आपने ये ध्यान दिया होगा कि कई बार हम कपड़ों को ऐसे मोड़ कर रख देते हैं तो वो नहीं सूखता है, बट कपड़ों को हम फैला देते हैं, जब उनका सरफेस एरिया बड़ा कर देते हैं तो उनका जो सूखने का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। तो इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। नंबर 2 है आपका टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन भी का जो रेट होता है वो भी बढ़ता है। नंबर 3 है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में नमी, हवा में कितनी नमी है। तो हवा में नमी जितनी ज्यादा होगी वो इवेपोरेशन की जो स्पीड होगी वो कम होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा में मॉइस्चर को होल्ड करने की, नमी को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब कि हवा में ऑलरेडी बहुत नमी है, वो और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना के कैपेसिटी में है। तो ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो बिल्कुल कम होगी। चौथा है विंड स्पीड। विंड स्पीड जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन की गति जो है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड जब जैसे ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस एरिया का जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है वो कम जाएगी, क्योंकि हवा जो है वहां की नमी को ढकेल कर ले जाएगी। तो विंड स्पीड की वजह से हवा ह्यूमिडिटी वहां की कम जाएगी और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अब मैं आपको एक बताऊं कि इवेपोरेशन होता क्यों है, वाई इवेपोरेशन अकर्स, होता क्यों है। इसमें भी हमारा वही काइनेटिक थ्योरी ही काम आएगा। यहां भी वही हम काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपको देंगे। कि मान लीजिए ये हमारा लिक्विड का बोल है, तो उसमें ऊपर जो सरफेस के जो लिक्विड होते हैं वो हवा की वजह से, अगल बगल के एम्बियंस से, सराउंडिंग से थोड़ा एनर्जी हीट लेकर उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऊपर के सरफेस के जो लेयर के जो लिक्विड है उनका बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे इवेपोरेट करने लगते हैं। तो उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ही वो इवेपोरेट करते हैं। तो वो हीट एनर्जी ले कहां से रहे हैं? सराउंडिंग से ले रहे हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। आप अपने कभी हाथों में कभी अल्कोहल या नेल रिमूवर जो होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, वो जो स्पिरिट होता है वो कभी डालकर देखेंगे तो आपका हाथों में काफी एक ठंडक फील होगी। तो वो ठंडक आखिर क्यों फील होती है? क्योंकि वो लिक्विड जो है इवेपोरेट कर जाता है और वो हीट कहां से लेता है? वो हीट अगल बगल के सराउंडिंग्स और आपके बॉडी से वो हीट लेकर इवेपोरेट कर जाती है। तो इवेपोरेट करने की वजह से आपके बॉडी से वो हीट लेने की वजह से आपके फिंगर्स में, आपके पाम में, हथेली पे ठंडक का एक असर आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। आशा करता हूं कि हमारा पार्ट 2 का जो ये मैटर इन सराउंडिंग्स का लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 के
लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप पार्ट 1 का लेक्चर देख लीजिए। पार्ट 3 में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। आपकी यदि कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल ज्ञानी जोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।